कूल। सो आई थिंक लास्ट टाइम आपकी क्लास सिमरन मैम ने ली थी, उन्होंने फर्स्ट वाले डॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन कराई है, बट हम सेकंड डॉग कंटिन्यू करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें इधर से करना है, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम इन गुजरात। तो सब वहां से खोल लें। सबसे पहले तो ये बहुत ही करंट न्यूज़ है, तो आप लोग मुझे स्टेडियम का नाम बताओ चैट बॉक्स में, आपको क्या पता है इसके बारे में। राइट। सो अब्दुल शाह मिलन, करेक्ट करेक्ट। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका नाम इनॉग्रेशन के टाइम पे रखा गया, मतलब इनॉग्रेशन से जस्ट पहले इसका नाम कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। बट इससे पहले जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, राइट, तो अनुराग इज करेक्ट, तो इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है कि इसका नाम मोटेरा था और मोटेरा से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर। तो इसी के साथ ही ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम बन गया। अब आपको ये बताना है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम अब बना है, बट इससे पहले कौन सा स्टेडियम था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम था, मतलब देयर हैज बीन अ स्टेडियम जिसको इसे सरपास करा है। राइट, अनुराग इज करेक्ट, मेलबर्न स्टेडियम था। अब मुझे बताओ ये मेलबर्न स्टेडियम कहाँ पर था, कौन सी कंट्री में होगा, मेलबर्न सिटी नाम से आपको कौन सी कंट्री याद आ रही है। राइट, तो मिलिंद, अनुराग करेक्ट अगेन, अभिप्सा राइट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राइट। आज आज एनर्जी आप लोग क्विक हो सब। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी करी थी हमने 2 क्लास पहले, तो वो भी कोई मुझे बता दो जल्दी से। कैनबेरा करेक्ट। तो अब जैसे ये इंफॉर्मेशन हमने इसके बेसिक्स तो कवर कर लिए, बट अब थोड़ा डीप में जाते हैं। तो ये स्टेडियम जो बनाया है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, मतलब इस कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट करा है, काफी फेमस कंस्ट्रक्शन नहीं। और गेस करो। अच्छा गेस था, इनकरेक्ट है, बट और गेस करो। चलो अच्छा, मैं उसका अब्रीविएशन दूंगा, आप में से किसी को मुझे उसका फुल फॉर्म बताना है। राइट, लार्सन एंड टूब्रो। सो कबीर इज करेक्ट, एल एन टी भी कहते हैं इसे, एल एन टी ने बनाया ये स्टेडियम, और लार्सन एंड टूब्रो। अब आप इस स्टेडियम की कॉस्ट और स्टेडियम का एरिया, मतलब ये थोड़ी सटल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी डीप में जाकर, बट ये भी याद हो रहा है तो अच्छा है। तो कितने कॉस्ट में बना ये स्टेडियम, सब ये डॉक में हाईलाइट करते जाओ आप। हम्म, तो इसका कॉस्ट है 800 करोड़, और एरिया इसका है 63 एकड़। राइट राइट। हाँ, तो 63 एकड़ एंड 800 करोड़, ये आप याद कर लें। और इसमें 11 क्ले पिचेस हैं, और जिसमें से कि 5 ब्लैक सॉइल की हैं, 6 रेड सॉइल की है। इतना डीप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने पिचेस हैं, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम है ऑब्वियसली, तो इसमें पिचेस होंगी। अब इतने बड़े स्टेडियम में एक पिच तो होती नहीं है, किसी भी स्टेडियम में यूजुअली 2 या 3 पिच तो होती है। तो ये इतना बड़ा स्टेडियम है, तो इसमें 11 पिचेस हैं, और जिसमें से कि इनके फर्दर अलग अलग सॉइल की पिचेस बनाई गई हैं। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कर ली। तो वैसे तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मुझे आपको पता ही होगा, बट कौन सी सिटी में बना है ये स्टेडियम। हाँ, अहमदाबाद गुजरात। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता है, राइट। सो मिलिंद, अनुराग, एवरीवन करेक्ट। तो आप थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम वाली इंफॉर्मेशन पर आते हैं, विच इज द नेक्स्ट बिट, 2 years ऑफ पीएम किसान स्कीम। सो पीएम किसान स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो जैसे भी आपने, आपको याद हो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जब भी गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती हैं, तो वो यूजुअली कोई
या तो उनका मीनिंग होता है जो आपके मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आसान हो, इस वजह से उनका मीनिंग, जैसे कोविन का हमने डिस्कस करा था, सागरमाला हमने डिस्कस करा था। ऐसे ही जो पीएम किसान स्कीम है, उसका जो अगर आप पढ़ेंगे तो किसान का जो KISAN है, ये अब्रीविएशन है, और अब्रीविएशन का फुल फॉर्म है किसान सम्मान निधि। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एब्रीविएशन को डिसाइफर कैसे करना है। तो किसान सम्मान निधि को उन्होंने शॉर्ट में किसान कर दिया। तो अब ये स्कीम किस बारे में है? तो ये स्कीम क्या है, आपको मॉनेटरी हेल्प देने के लिए फार्मर्स को। तो पहले क्या होता था, ये लो इनकम और मिडिल इनकम फार्मर्स को मॉनेटरी सपोर्ट देते थे, और बाद में ये ब्रैकेट बढ़ा के इन्होंने और फार्मर्स के लिए भी एक्सपैंड कर दिया। बट ये तो डीप में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। यूजुअली इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको क्लैट के पैराग्राफ में भी वो बता देंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, वो सॉरी सपोर्ट दिया जा रहा है फार्मर्स को। तो अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं, स्कीम के अंडर कितने रुपीस दिए जाते हैं फार्मर्स को पर ईयर? 6,000। राइट, सो आयशा इज करेक्ट, 6,000 रुपीज पर ईयर दिए जाते हैं। बट द कैच हियर इज कि 6,000 एक बार में नहीं दिए जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। तो आपको 2,000 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसे दिए जाएंगे फार्मर्स को। तो आपके लिए इस बिट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक और स्कीम के बारे में आपके डॉक में लिखा हुआ है, वो है रायतू बंधु स्कीम। तो ये भी एक फार्मर के लिए सपोर्ट स्कीम है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी स्टेट में इनिशिएट करी गई है स्कीम। तेलंगाना। राइट, तो ये तेलंगाना में स्कीम आई है, तेलंगाना की स्कीम है ये। और अब तेलंगाना की बात हो रही है, तो आप मुझे तेलंगाना की कैपिटल बता दो, और तेलंगाना के बारे में आपको क्या पता है? राइट, सो हैदराबाद, करेक्ट। सो कैपिटल सही है। और तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना सेपरेशन के बारे में आप कुछ जानते हैं तो वो भी बताएं। तो तेलंगाना के बारे में आपने सुना हो, जैसे स्कूल में पहले आपको एक स्टेट पढ़ाते थे, आंध्र प्रदेश। बट अब फिर बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया था 2 स्टेट्स में, जिसमें से कि एक स्टेट तेलंगाना थी। तो इस बारे में आपको आइडिया आ रहा है? आपने न्यूज़ में ही सुना होगा। यस सर। हाँ, तो बेसिकली राइट, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के नॉर्थ के नॉर्दर्न एरिया को कहा जाता है तेलंगाना। और उसमें इकोनॉमिकली काफ़ी डिफरेंस है बाकी स्टेट से, और इकोनॉमिकली भी, लैंग्वेज वाइज भी, कल्चर वाइज भी। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने एक अपना सेपरेट स्टेट का मूवमेंट शुरू करा था, जिसमें वो एक अपनी स्टेट चाहते थे तेलंगाना नाम से। बट उसको स्टेट बनाने में इश्यूज ये थे कि अगर तेलंगाना अलग स्टेट बनती तो पूरा जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में चला जाता। और हैदराबाद इकोनॉमिक सेंटर भी है और कैपिटल भी है आंध्र प्रदेश स्टेट का, तो वो बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट के लिए। अब सपोज एक स्टेट में से दूसरी स्टेट कोई हट के अलग हो जाती है, और वो अपने साथ उस स्टेट का इकलौता इकोनॉमिक सेंटर ले जाती है, तो फिर बची हुई स्टेट के पास इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत ही कंटेंशियस इशू था। ऑब्वियसली बहुत अलाइनिंग इश्यूज भी थे इसके साथ, बट इवेंचुअली 2014 में, ये ईयर है 2014 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट कट के अलग स्टेट बन गया, और इंडिया में एक और स्टेट ऐड हो गई। तो ये इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री है। डीप में आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और आपको मुझे बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी मेनली लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
Right. So Telugu and English, right? So you're correct. Telugu is the main language and तेलंगाना रीजन में उर्दू भी बोली जाती है और वो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद से बना हुआ है, तो वहाँ पे उर्दू भी बोली जाती है और वहाँ की लोकल डायलेक्ट जो मतलब वहाँ की उर्दू बोली जाती है उसे एक सेकेंड दक्कनी उर्दू भी कहते हैं। और दक्कनी जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है साउथ, जो हिंदी में आप दक्षिण कहते हैं उससे आया ही है, तो दक्कनी उर्दू कहते हैं इसे। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन साइड में अपने नोट्स में लिख लें। तो उसके बाद आप, तो ये हमारी हो गई दो सेट्स। अब हम थर्ड सेट पर आते हैं, विच इज बांग्लादेश बैन्स ऑल नोन वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स। तो Bangladesh has become the first country that has banned the painkiller ketoprofen, and the painkiller is used widely to treat cattle. But the painkiller is also toxic to vultures. तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार किसी कंट्री ने वल्चर्स को इफेक्ट करने वाला पेन किलर बैन कर दिया है, और ये काफी डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब आप, बट कौन से वल्चर्स मिलते हैं बांग्लादेश में, उनका नाम बताएं, मतलब विच स्पीशीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड इन बांग्लादेश। राइट, सो अनुराग इज करेक्ट। जिप्स इंडिकस, इंडियन वल्चर्स भी कहते हैं इन्हें, और ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन कंट्रीज में मिलते हैं। और ये जो मेडिसिन थी केटोप्रोफिन, इसके यूज से वल्चर्स की डेथ हो रही थी, इस वजह से बांग्लादेश ने इन्हें बैन कर दिया। और अब इसमें ये लिखा हुआ है कि वल्चर्स हैव बीन ऑन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, आपने ये सब साइंस में 10th स्टैंडर्ड तक ये बहुत आता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN जो एक लिस्ट निकालती है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। तो अब आपको मुझे बताना है IUCN का फुल फॉर्म क्या है। राइट, सो अनुराग इज करेक्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। ओ सॉरी, तो इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। हाँ, गौतम इज करेक्ट, IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो एनिमल्स की लिस्ट निकालती है बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। और इनके बेसिस पे जब कंट्री को पता चलता है कि उनका स्टेटस क्या है उनके डोमेस्टिक स्पीशीज का, तो फिर वो ऐसे डिसीजंस लेती हैं जैसे बांग्लादेश ने लिया है। तो IUCN is the important organization that you need to mark in your doc. Now the next bit of information is India and Mauritius sign limited trade patch agreement. तो ये इंफॉर्मेशन अगेन फरवरी के मंथ से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पर जब आप क्लैट देने जाओगे, जो अभी लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम ही है उसमें, तो तब तक ये इंफॉर्मेशन थोड़ी मतलब स्टेल हो जाएगी। तो आई वुड से कि इंफॉर्मेशन आप पढ़ लें मॉक्स के पर्पसेस से या वैसे ही, बट लाइक डोंट हार्प ऑन इट टू सीरियसली फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो इसमें हम बस इस इंफॉर्मेशन से थोड़ी स्टार्टिंग की बात करते हैं कि मॉरिशस कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, तो आपको मॉरिशस के बारे में क्या पता है? राइट, तो मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है, मतलब जो कॉन्टिनेंट जिससे वो बिलोंग करती है वो अफ्रीका है। बट क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है, तो कौन सी सी बॉडी है जिसमें ये लोकेटेड है?
वाटर बॉडी, सॉरी। राइट, सो मिलिंद इज करेक्ट। मॉरिशन इंडियन ओशन में लोकेटेड है और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, राइट। तो इसका जो वाटर बॉडी जिसमें लोकेटेड है वो है इंडियन ओशन। तो इस वजह से मॉरिशस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉरिशस की कैपिटल भी आप नोट कर लें जिसका नाम है पोर्ट लुई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सॉरी। और इस बिट में से आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मॉरिशस के साथ इंडिया का लिमिटेड ट्रेड पैक्ट अग्रीमेंट है, इट्स द फर्स्ट अग्रीमेंट दैट इंडिया हैज साइंड आफ्टर इट हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो दिस अगेन इज अ स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बट आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने डॉक में। ये सिग्निफिकेंस ऑफ द अग्रीमेंट जो हेडिंग है उसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। फिर moving on to the next information, which is operational guidelines for integration of non-alcoholic fatty liver diseases with NPCD-CS. So, Union Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan has launched the operational guidelines to integrate the non-alcoholic fatty liver disease with National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke. तो ये NPCD-CS का फुल फॉर्म आप हाईलाइट कर लें, काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है ये, कि ये कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और स्ट्रोक, तो 1, 2, 3 एंड 4 टाइप के डिजीजेस के लिए ये बनाया गया प्रोग्राम। और इसको ऑब्वियसली ये क्योंकि डिजीजेस के लिए बनाया गया तो इसको लीड कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये सब चीज़ें आप अपने डॉक में हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन which becomes important is ki what is non-alcoholic fatty liver disease. So it is an abnormal condition where fat accumulates in liver in the absence of secondary causes of fatty liver, including viral hepatitis, alcohol or use of medications. तो बेसिकली जब आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर आपको वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है या फिर आपको कोई मेडिकेशंस लेनी पड़ जाती हैं, सपोज स्टेरॉइड्स या हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो फिर आपके लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। बट समटाइम्स इवन विदाउट एनी ऑफ दीज कॉजेशंस आपके लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, विच इज नोन एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो उसके क्योर के लिए ये प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम के साथ इन्होंने एक वो निकाला है, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, सॉरी, स्कीम, राइट। तो उन्होंने स्कीम निकाली है, तो ये आप पढ़ लें। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है कि फैटी लिवर डिजीज की इंडिया में परसेंटेज कितनी है, 9% to 32%, no, that is not important for you. What do you need to prevent this disease? Lifestyle and behavioral changes, diagnosis and management. That again is a very basic understanding about health. Then this becomes important कि what is the national program for prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular diseases and stroke. तो ये प्रोग्राम 2010 में लॉन्च हुआ था, इम्पॉर्टेंट, एंड मेजर एनसीडीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट। इसे नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश करा गया जिसके अंडर क्लिनिक्स बनाए गए हैं। सो ठीक है, दिस ऑल्सो यू कैन डू। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, बट अभी इन्हें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस ग्रांट हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कुछ बताएं। ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। राइट अनुराग, WHO इज राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर हर्षवर्धन किस रोल पर अपॉइंट हुए हैं?
WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयर बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, एंड ये रिसेंटली हुआ है, थोड़े महीनों पहले, एंड दिस वाज अमिड्स द कोरोना वायरस पैंडेमिक, सो ऑल ऑफ दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये भी नोट कर लें साथ में। Moving on, Uttarakhand brings ordinance to give co-ownership rights to women. The Uttarakhand government has put forward an ordinance providing the co-ownership rights to women in ancestral property of their husband. The ordinance was put forward in the backdrop of large-scale migration of men from hill areas of the state to look for livelihood. Passed with the aim of providing financial independence to women who are left behind at home and get dependent. And with this, Uttarakhand has become the first state. So this is important for you. It has become the first state to provide co-ownership rights to women in ancestral property. तो ये बात जो है, ये फिर significance of the decision is like limited to what the status is in the state of Uttarakhand. कि 90% of work is farming related and people do heavy labor. So this is a background to the decision. What becomes important for your preparation is this: women's property rights in India. Now, property rights of women in India vary with respect to the religion and tribe. इस लाइन का मतलब ये है कि इंडिया में जो फैमिली लॉ है वो कस्टम्स पे भी डिपेंड करता है। तो फॉर हिंदू लॉ वी हैव द हिंदू सक्सेशन एक्ट, HMA हिंदू मैरिज एक्ट, HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये सब हिंदू लॉ के अंदर आती हैं। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है, तो विच इज नॉट कोडिफाइड, मतलब उसकी कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, रिटन लॉ नहीं है जो मुस्लिम लॉ के लिए फॉलो होता है। उनका अपना शरिया लॉ जो होता है वो फॉलो होता है उनके फैमिली लॉ इश्यूज में, मतलब इनहेरिटेंस और सक्सेशन और विल, इन सब में उनका अपना पर्सनल लॉ फॉलो होता है। क्रिश्चियंस और पारसीज का जो लॉ है वो जो रिटन है वो उसमें वो रिटन है आपका, व्हाट डू यू कॉल इट, द जनरल लॉ। वेट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एक राइट, ISA इंडियन सक्सेशन एक्ट, सॉरी। तो बट इन सभी एक्ट्स में आप देखेंगे कि एक क्लॉज लिखा जाता है, और मेनली हिंदू लॉ के जो एक्ट्स होते हैं इनहेरिटेंस सक्सेशन, इनमें लिखा जाता है कि ऑल ऑफ दिस लॉज आर सब्जेक्ट टू कस्टम्स प्रिवेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर किसी कम्युनिटी का कोई कस्टम चला आ रहा है तो फिर दैट वुड गेन प्रोमिनेंस ओवर द रिटन लॉ। तो अगर सपोज लॉ में लिखा है कि आपका जो इनहेरिटेंस है या फिर आपका जो सक्सेशन है वो इस पर्टिकुलर तरीके से होगा, सपोज कि फादर की प्रॉपर्टी सन को जाएगी, सन की प्रॉपर्टी ग्रैंडसन को जाएगी, बट अगर किसी कम्युनिटी का कोई कस्टम है कि नहीं, फादर की प्रॉपर्टी सपोज नेफ्यू को जाएगी या नीस को जाएगी, लाइक आई एम जस्ट इन दिस एज एन एग्जांपल, दिस इज नॉट एन एक्चुअल कस्टम फॉर एनी कम्युनिटी, बट इफ इट हैड बीन अ कस्टम और वो कम्युनिटी में चला आ रहा होता काफी टाइम से, तो फिर वो कस्टम वुड हैव लाइक कस्टम वुड प्रिवेल ओवर द रिटन लॉ, विच इज वाई आपके डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है कि प्रॉपर्टी राइट्स of women in India vary with respect to religion and tribe. With respect to religion, why? Because different religions have different acts governing them, and some religions don't have any act governing them, and they go by their own religious law. Tribes इसलिए लिखा है क्योंकि tribes again come under custom, और इस वजह से तो इंडिया में जो फैमिली लॉ है वो काफी वेरिड है डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी एंड रिलीजन यू बिलोंग टू। So next line is usually the right is subject to a complex mix of law and custom. However, Hindu Succession Act 2005 is a step towards granting women equal legal property rights. Further, Hindu personal laws of 56, which is applicable to Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains, provide the women's right to inheritance. So this also is important to you. आप जब आप फैमिली लॉ पढ़ेंगे लॉ स्कूल में वो भी आपको सिखाएंगे, बट आई थिंक आपकी लीगल की क्लासेस में भी ये बताया जा रहा होगा कि एक तो इंडिया में लॉ के अंडर जो डेफिनेशन है हिंदू की, मतलब बेसिकली जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट
और हिंदू मैरिज एक्ट और जो एक्ट्स हैं, उसमें जो हिंदू की डेफिनेशन है उसके अंडर बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स भी आते हैं। तो अब वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी में यूजुअली पहले क्या होता था कि वुमेन की जो प्रॉपर्टी इसमें लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड, उसमें वुमेन के राइट नहीं होते थे। तो अगर सपोज वुमेन इज बीइंग मैरिड टू अ फैमिली और उसमें एंसेस्ट्रल उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वुमेन को डायरेक्टली नहीं मिलती थी, अपने हस्बैंड के थ्रू मिलती थी। मतलब बेसिकली जो फैमिली के हेड है, सपोज जो कर्ता जिन्हें कहते हैं, अगर उनके थ्रू सब वो अपने सन को कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग दैट सन्स वाइफ शी वुड हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर दैट प्रॉपर्टी, but it could not be stated that unko by virtue of being the daughter-in-law of that family she would get any property, right? So this is why it is said कि women को ancestral property में claim नहीं था अपनी husband की family के। तो but उत्तराखंड ने इसे change करा है और एक ordinance लाया जिसमें co-ownership rights मिला है women को अपनी ancestral property of their husband. So this is how this law becomes important. Next bit of किसी को कोई confusion? सब फॉलो कर रहे हैं? कूल। तो अगर सब फॉलो कर रहे हैं तो सब मुझे एक बार बता दें कि हिंदूज के लिए कौन सी एक्ट्स अप्लाई होती हैं, और मुस्लिम्स का मैंने क्या कहा था कि कौन सा फैमिली लॉ अप्लाई होता है, क्रिश्चियंस का क्या बोला था और पारसीज का क्या बोला था। मुस्लिम्स का शरिया और उनका कॉमन लॉ, जो दूसरा नाम बोला आपने। राइट, तो मुस्लिम्स का उनका पर्सनल फैमिली लॉ विच कैन डिराइव फ्रॉम शरिया, और जो भी उनका मतलब पर्सनल अगर कस्टम्स है तो फिर वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएगा। देन हिंदूज का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 करेक्ट। क्रिश्चियंस एंड पारसीज, इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग पोर्शन पारसीज के लिए और अलग पोर्शन क्रिश्चियंस के लिए है। तो पारसीज और क्रिश्चियंस का जो सक्सेशन होता है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर होता है। हिंदूज का हिंदू सक्सेशन और मुस्लिम्स का उनका पर्सनल लॉ जो होता है। ठीक है, तो ये आप प्लीज नोट कर लो। एक मिनट, सक्सेशन की स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब फिर नेक्स्ट आ गया आपका सऊदी अरेबिया opens up armed forces for women. Saudi Arabia has opened up armed forces for women following the order. The female recruits can now trade their abayas for military uniform. Women will now be recruited as soldiers, lance corporals, sergeants, and staff sergeants. Move aims to increase the rights of women in the country. Plan to allow women in armed forces was first announced in the year 2019. So this is important. Which year? 2019. Which country? Saudi Arabia. और इन्होंने women के लिए अपना आर्मी रिक्रूटमेंट खोल दिया है। एज बिटवीन 21 and 40, हाइट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लाइक टू गेट एनरोल्ड इन एनी आर्मी इन एनी कंट्री यू हैव टू बी अ सिटीजन
आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए, हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए. So this is not information relevant to you. These are like simple procedural aspects which are common to all countries. What is important to you is this paragraph, women's rights in Saudi Arabia. कि सऊदी अरेबिया, सो अगर आप न्यूज़ में नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें विमेन को काफ़ी राइट्स दिए जा रहे हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइट मिला था कुछ सालों पहले विमेन को सऊदी अरेबिया में, जो आपने सुना हो तो आप चैट बॉक्स में लिखें. कम ऑन गाइस, ये बहुत कॉमन न्यूज़ थी. ड्राइविंग राइट्स, विमेन ड्राइविंग. को, हाँ, विमेन को सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग राइट्स मिले थे जिसमें से कि वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के वहाँ पे गाड़ी चला सकती थी. तो और आपके डॉग में भी लिखा है की डिसीजंस फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन सऊदी अरेबिया. 2015 में उन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए थे. फिर उसके बाद 2015 में दे कुड बी अपॉइंटेड टू कॉन्सिलेटिव असेंबलीज. 2017 में एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन. 19 में दे were given right to register for divorce. फिर 19 में again were marriage age was capped at 18 and above. So उससे पहले marriage age cap नहीं थी सऊदी अरेबिया में. And 2021 में it was decided that women can now be appointed as court judges. तो आप देख रहे हैं कि 2015 से सऊदी अरेबिया में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स आ रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विमेन रिफॉर्म में इस वक्त सऊदी अरेबिया जो चेंजेस ला रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं. तो आपको पता होने चाहिए कौन से हुए हैं. आपका हो सकता है कि पैराग्राफ में आपको बताया हो कि ये 3-4 चेंजेस आए हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि अच्छा इनमें से और कौन से चेंजेस हैं जो आए हैं जो नहीं आए हैं, एलिमिनेट करना हो. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं. और अब सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन. तो सऊदी अरेबिया, फर्स्टली आपको मुझे इसकी कैपिटल बताओ. राइट, सो अनुराग इज करेक्ट. सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद. सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल. ये दोनों राइमिंग है, आप याद कर सकते हो. कैपिटल रियाद है, करेंसी रियाल है. और सऊदी अरेबिया एक थियोक्रेसी है. मतलब थियोक्रेटिक मोनार्की है, सॉरी. थियोक्रेटिक मोनार्की का मतलब होता है, मोनार्की इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया में किंग्स हैं, मतलब, और इसलिए वो मोनार्की है. और थियोक्रेटिक मतलब इसलिए क्योंकि वो एक रिलीजियस स्टेट है, तो इट्स गवर्न बाय रिलीजन. और अगर आपको पता हो तो सऊदी अरेबिया में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इस्लाम फॉलो होता है जिसको कहते हैं वहाबी इस्लाम. तो वहाँ पे जिस फॉर्म ऑफ इस्लाम को माना जाता है वो वहाबी इस्लाम है. तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. सऊदी अरेबिया में जैसे आपके डॉक्यूमेंट में भी लिखा होगा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ. तो वहाँ का जो लीगल सिस्टम है इट्स बेस्ड ऑन मुस्लिम शरिया लॉ और उसी की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पे वो अपना लीगल सिस्टम फॉर्मुलेट करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि 2017 में सऊदी अरेबिया में क्राउन प्रिंस अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान. प्रिंस सलमान का नाम आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, मोहम्मद बिन सलमान. और ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में वो उनके ही क्राउन प्रिंस अपॉइंट होने के बाद आ रहे हैं. तो काफ़ी सारे चेंजेस प्रिंस सलमान ही ला रहे हैं सऊदी अरेबिया में. तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट साइड में लिख लें. और सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, आप कुछ और भी बताएं. आपको क्या क्या पता है उससे रिलेटेड. लाइक इज इट होम टू एनी important religious sites or tourist sites or anything about Saudi Arabia's history that you know.
सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी कुछ भी पता है तो आप लिखो चैट बॉक्स में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। रिलीजियस साइट है। हाँ, तो सऊदी अरेबिया में इस्लाम की दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स है, मक्का एंड मदीना। मदीना। राइट, तो ये दोनों ही रिलीजियस साइट सऊदी अरेबिया में है। और मक्का में जो अ, मक्का में काबा है, जिस जो और मक्का और मदीना ही लोग जाते हैं जब वो हज करने जाते हैं, तो विच इज इस्लाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिमेज। तो हज पिलग्रिमेज के लिए लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो आपका सॉरी आपके डॉक में कई बार इंफॉर्मेशन आएगी कि इंडिया में हज सब्सिडीज दी जाती हैं या फिर वो दी जाती हैं, वो इसलिए ताकि जो लोग हज पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन इट्स अ डेजर्ट कंट्री, मतलब फॉर मेजर पार्ट ऑफ इट्स जियोग्राफी इट्स अ डेजर्ट। ये आप याद कर सकते हैं, ये आपको पता भी होगा। दूसरा, सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है उसे कहते हैं हाउस ऑफ सऊद। हाउस ऑफ सऊद, इस वजह से भी इसका नाम सऊदी अरेबिया है, क्योंकि इसको जो रूलिंग फैमिली है वो साउद फैमिली है। तो ये सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट साइड में लिख सकते हैं। Now, US officially rejoined the Paris Climate Deal. So, United States has officially rejoined the Paris Climate Accord on February 19, 2020, and it has joined the deal again after 107 days of it leaving. Cool. So, अगर किसी ने रिजॉइन करा है मतलब उसने पहले कभी छोड़ा था, और यूएस ने जब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड छोड़ा था तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो आप मुझे बताओ कि कौन से प्रेसिडेंट के अंडर यूएस ने वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को छोड़ने का फैसला करा था? डोनाल्ड ट्रम्प। राइट, सो आयशा इज करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो ही हैड डिसाइडेड कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से यूएस अपना नाम विड्रॉ कर लेगा। और अब जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए हैं तो फिर उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को में यूएस का नाम वापस डालने के लिए डिसाइड करा है। सो बेसिकली विद चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी दिस हैज लाइक देयर हैज बीन अ रिवर्सल ऑफ डिसीजंस। So this is how you can remember it. So you obviously need to remember the name of the presidents associated with each decision to withdraw and decision to become part of the accord again. Right? Now, what is Paris Climate Agreement about? तो Paris Climate Agreement basically क्लाइमेट चेंज के ऊपर अग्रीमेंट है जो कंट्रीज को बोलता है कि उन्हें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, किसी को पता है? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन कम करना है। हाँ राइट। सो आयशा, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो कार्बन एमिशन से रिलेटेड होता है बेसिकली, कि आपके यहाँ जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसका क्लाइमेट चेंज पे कितना असर आता है, या फिर उसमें कार्बन एमिशन कितना होता है। बेसिकली आप जो भी काम करते हो उसमें जो सप्लीमेंट्री व्हाट यू कॉल इट, उसमें जो सप्लीमेंट्री इफेक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट पे थ्रू एक्सट्रीम एमिशंस ऑफ कार्बन, या फिर जो भी कार्बन बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑल दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। कि आप सपोज जो चलते हो पर आप पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ देते हो, बेसिकली आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पीछे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो आपको उसे कम करना है। ways to reduce it is through reducing your carbon emissions, because that is also one way through which you make a carbon footprint on the environment. तो इन्होंने बेसिकली कहा था कि क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर कि हर कंट्री को एक परसेंटेज दी जाएगी और इन्हें इतनी इतनी अपना एमिशंस कम करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़े से आप कह सकते हैं कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये आए थे कि सपोज डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन्हें भी एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट दी गई थी कि आपको अपने कार्बन एमिशंस इतने परसेंटेज से कम करने ही करने हैं। नाउ इन कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमें भी उतने ही एमिशन से कम करने को बोला जा रहा है जितना डेवलप्ड कंट्रीज को बोला जा रहा है। बट द इशू इज कि डेवलप्ड कंट्रीज जब डेवलपिंग कंट्रीज थी तब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो फिर तब वो ओपनली कार्बन एमिट करती थी एंड दे हैड अ लार्ज फुटप्रिंट
but because there was nobody to call them on their footprint, वो ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस करते जा रही थी और आगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस करती जा रही थी. बट जब अब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ये बाहर से आप रिक्वायरमेंट्स ला रहे हो कि हम प्रोग्रेस करें तो, बट हम अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करें, which they say for us can be difficult at times, because to develop yourself you obviously would be producing some amount of footprint. तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अलग अलग कंट्रीज का थ्रेशोल्ड अलग अलग होना चाहिए. नाउ दिस इज द डिबेट सराउंडिंग दिस वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जिसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं. बट इवेंचुअली इस वजह से ही इसमें थोड़ी कंटेंशंस थी, कुछ कंट्रीज का पार्ट होना चाह रही थी, नहीं होना चाह रही थी. बट अब ऑल इन ऑल मोस्ट कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट कर लिया है, नेगोशिएट कर, मतलब scheme was negotiated, different thresholds were decided, and based on that most countries have adopted this Paris Climate Agreement, and now US has also joined it after President Joe Biden's appointment. Now next bit of information that becomes important. अच्छा, Paris Climate Agreement है तो पेरिस फ्रांस में साइन हुआ था, ये तो आपको पता होगा. नेक्स्ट इज हैदराबाद 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. UNFAO. हाँ बोलो. हाँ आयशा. सर इंडिया ने भी तो कुछ वो किया था इसमें. हाँ तो मैंने ये बताया ना कि मतलब अगर वो कह रहे हैं कम करने के लिए कार्बन एमिशन, तो हमें चीज़ें भी प्रोवाइड करें, वो फाइनेंशियल एड दें या फिर टेक्नोलॉजिकल वो सपोर्ट प्रोवाइड करें. करेक्ट. सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो डेवलपिंग कंट्रीज का यही आर्ग्यूमेंट था कि अब जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब भी कंट्री का डेवलपमेंट स्टेज होता है तो आप ना चाहकर भी आपका कोई कार्बन एमिशन होगा. अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम अपना कम करें, then you provide us some compensation, some financial aid, so that we can create a balance between reducing the carbon emission but at the same time moving forward with the same pace. तो ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट था जो आपने बताया. सो राइट, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का ये आर्ग्यूमेंट था, डेवलप कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, अब तब टाइम अलग था और अब टाइम अलग है, तो आप ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि हमने कर लिया कार्बन एमिशन, अब आप नहीं कर सकते. तो इस वजह से मतलब दीज आर द डिबेट्स surrounding this accord. Now next bit of information is Hyderabad 2020 Tree City of the World. UNFAO and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as the 2020 Tree City of the World. Now Hyderabad आपको पता चल गया होगा तेलंगाना की कैपिटल है, और इसमें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ऐसे रिकग्निशन दिया गया है, which is given as a testament for cities' sustained and institutional efforts of planting, nurturing, and celebrating trees. Other cities which were recognized by the organization include 120 cities from 63 countries, most of which are from United States, United Kingdom, Australia, and Canada. तो फिर ये इंफॉर्मेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अदर देन द फैक्ट कि ये हैदराबाद को ट्री सिटी डिक्लेयर करा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड में हैदराबाद के साथ 130 और सिटीज़ को भी करा है, then obviously the importance of this declaration does not sustain. So we'll move on to the next information. Just a second. अच्छा, you guys are with me ना अभी तक? किसी का कोई इंफॉर्मेशन लूज हो गई हो बीच में, कोई जोन आउट हो गया हो तो बता दो. We'll discuss that bit again. Cool. Okay. So my document is just loading. I'll begin in a second. So India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation Agreement approved. अभी भी हमने मॉरिशस और इंडिया की बात करी थी. अगेन Union Cabinet Chair by Prime Minister Narendra Modi has approved the signing of a comprehensive economic cooperation and partnership agreement between India and Mauritius. Approval was given on Feb 17, 2021. It's a free trade agreement between India and Mauritius, liberalizing economy, preferential market, first trade agreement with any African nation.
नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन करा है इंडिया और मॉरिशस का। नाउ यूजुअली इंडिया काफी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन करता है, कुछ के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन करता है। ऑल ऑफ दिस keeps on happening, like this is part and parcel of daily working of the government. But how does this become important for you as someone who's preparing for CLAT is कि this is the first such trade agreement with any African nation. तो अभी हमने पढ़ा था कि मॉरिशस जो है एक ईस्ट अफ्रीकन नेशन है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी पोर्ट लुइस है। और अब हमें पता चला कि इंडिया ने इसके साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन करा है, ये ऐसा फर्स्ट अग्रीमेंट है जो इंडिया ने कभी भी किसी अफ्रीकन नेशन के साथ साइन करा है। और इस अग्रीमेंट के अंडर मॉरिशस विल गेट प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इनटू इंडिया फॉर 615 प्रोडक्ट्स। और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है। नाउ ऑब्वियसली लाइक यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, बस इसमें भी कुछ ही दिए हैं, टोटल में तो 615 है, सो दैट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर एंड इररेलेवेंट ऑल्सो। बट इफ यू लुक एट दिस इंडिया मॉरिशस ट्रेड रिलेशन वाला जो पैराग्राफ है, इफ यू लुक एट द सेकंड पैराग्राफ, तो अगेन इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि आइलैंड नेशन, इंडियन ओशन, कैपिटल पोर्ट लुइस, African continent in the east of Madagascar. Now Madagascar is another country located in Africa, और islands of Mauritius and Rodrigues along with Reunion Island make part of the Mascarene Islands. तो ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर आते हैं। सर मॉरिशस Which में is, हाँ बोलो 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 सर बोलो। मॉरिशस में सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म फॉलो होता है ना? तो सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म नहीं फॉलो होता, बट हिंदुइज्म भी फॉलो होता है मॉरिशस में, क्योंकि ये जितनी भी ईस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं, और मतलब इन जनरल जिन जिन नेशंस पे जिनका ब्रिटिश हिस्ट्री रही है, उसमें इंडिया से लेबरर्स को ले गए थे ब्रिटिशर्स वहाँ पे काम करवाने के लिए। तो सपोज शुगर केन प्लांटेशंस के लिए, या फिर अगर आपको कैरेबियन नेशंस हैं जैसे ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, वो सॉरी वेस्ट इंडीज़ जो आपने सुना होगा क्रिकेट टीम भी है, ये सारे जो कैरेबियन नेशंस हैं वहाँ पर, या फीजी है, यहाँ पे ले गए थे कॉफ़ी के लिए, शुगर केन के लिए, या फिर जो भी वहाँ पे लोकल कमोडिटी उगाना चाहते थे, तो इंडिया से लेबरर्स ले गए थे। यूजुअली ये सारे या तो साउथ इंडिया से थे, या फिर बिहार, या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से थे। तो इस वजह से जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो ये साथ अपना मतलब कल्चर और रिलीजन भी लेके गए, तो इस वजह से इन कंट्रीज में आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म भी प्रेजेंट है, बट it's not the dominant religion because over time other like Christianity, Islam has also been adopted. तो फिर it's present but it's not the dominant religion there. और किसी को कोई मॉरिशस के बारे में, फिजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, so Gautam is correct. Hinduism and Islam both religions. अब वहाँ पे इस्लाम भी काफ़ी अडॉप्ट हो गया, एंड हिंदुइज्म भी, मतलब यहाँ पे से जो वहाँ पे जो इमिग्रेशन हुआ इंडिया से, जो लोग गए, उसकी वजह से वहाँ पे हिंदुइज्म भी है। तो ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, विच इज अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 amendment proposed that DMs and ADMs will monitor the functioning of agencies which are implementing this act in each district. After this amendment, the Child Protection Unit will function under the DM. DM can independently evaluate CWC and SJP unit and can check capacity and background of child care institute. So then again, it's an important amendment जो एक बहुत important act को हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बट ये सब प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब इन द सेंस कि इन्होंने प्रोसीजर चेंज करा है इसका, कि मतलब किस अथॉरिटी के अंदर कितना स्कोप आएगा, व्हाट कैन दे डू, व्हाट कैन दे नॉट डू, व्हाट कमिटीज विल बी इवैल्यूएटेड बाय देम,
what committees will be evaluated by some other authority. So all of this is procedural. If you want, you can like try to remember it, but for examination purposes, I don't think they would evaluate your learning कि आपको कितना याद रहा. And anyway, CLAT का क्योंकि आप pattern change हो गया, they give you a paragraph. So with that also, this information for purposes of examination again becomes less relevant. Because अगर उन्हें इसके बारे में तुम्हें कुछ पूछना भी होगा, तो ये सब तुम्हें याद, तुम्हारे मतलब रोट लर्निंग कैपेसिटी नहीं इसमें रखेंगे, वो तुम्हारे को पैराग्राफ में ही दे देंगे ये सब कुछ. इंस्टेड दे कुड आस्क यू व्हाट इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो होती है कारा, ये सब क्या है. तो ये पढ़ते हैं हम, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इसमें आप देखेंगे नीचे 2 पैराग्राफ्स हैं JJ एक्ट के बारे में, which is act passed by Parliament of India replacing the Indian Juvenile Delinquency Law called the Juvenile Justice CPC Act 2000, allows juveniles aged 16 to 18 who are in conflict with law. तो जो मतलब माइनर्स होते हैं जो कोई ऑफेंस करते हैं, उनको हम ऑफेंडर्स ना कह के CWC कहते हैं, which is Children in Conflict with Law. चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, सॉरी CWL. तो इनको हम CWL कहते हैं. या आप अगर लॉ स्कूल में जाएंगे आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं इसके बारे में. तो ये सब को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ट्राई करा जाता है. अब इसमें ये हो गया कि इन ऑर्डर टू स्मूदन द प्रोसीजर्स फॉर ऑर्फन अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी. So Central Adoption Resource Authority CARA क्या है? It's an autonomous and statutory body under the Ministry of Women and Child Development, established in 1990. It's the nodal body of adoption of Indian children and monitors and regulates the in-country and inter-country adoptions. So basically central government की एक autonomous body है. It's statutory body, मतलब statutory body मतलब it's created through law. एक law है जिसके अंडर इसको बनाया गया है. और ये क्या करती है? ये इंडिया में होने वाले adoptions, चाहे वो विद इन दी कंट्री हो रहे हो या इंटर कंट्री हो रहे हो, कि सपोज कोई बाहर के सिटीजन को इंडिया से किसी को अडॉप्ट करना हो, तो उसके लिए भी आपको जो अप्रूवल्स हैं या फिर जो भी मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू गो टू कारा एंड फाइंड इट आउट एंड टेक देयर परमिशन. सो दिस इज द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. हाउ इज दिस रिलेटेड टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट? बिकॉज ऑफन जो भी मतलब जुवेनाइल मतलब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, दे समटाइम्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बिकॉज उनका फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि like they could be orphans or they could be like survivors of some crime themselves, and this could be a reason why they came in conflict with law. Also क्योंकि apart from coming in conflict with law, the act also deals with children who become orphan or get abandoned or are surrendered due to some related crimes or like due to some circumstances. So all of this is related. तो इस वजह से कारा works closely with the administrative system which is established under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि JJ एक्ट का स्कोप क्या है, किस बारे में है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कारा क्या है. तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी डॉक में लिखी हैं, आप इसके बारे में पढ़ लें. फिर नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिया जॉइंस ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021. तो India has joined the Iran-Russia Maritime Security Belt, which is a 2-day naval exercise. Exercise is held in the northern part of the Indian Ocean. तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में एक मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हो रही थी, ईरान और रशिया के बीच में, जिसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया. कहाँ पर हो रही थी? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में हो रही थी. अब इसमें एक और कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, अगर आप अपने डॉक में देखेंगे, विच इज द चाइनीज नेवी. सो चाइना इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रिल. Some vessels of each of the countries' navies would be participating in it. और इसमें ईरानियन आर्मी एंड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आपको ये पढ़ना है, व्हाट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स. इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC इज अ ब्रांच ऑफ द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस. ईरानियन रेवोल्यूशन इन 1979 हुआ, जिसके बाद इसे बनाया गया. इसके फाउंडर हैं आयतुल्ला
Ruhollah Khomeini, and it defends Iranian borders and maintains internal order. The Iranian constitution has tasked the Revolutionary Guard with the work of protecting country's Islamic Republic political system, and it helps in preventing foreign interference and coups. It has 250,000 military personnel as of 2011, not important for you. Primary force of operation has been the Persian Gulf. That is where Iran is located. So again, not something to remember. Also controls paramilitary, Basij militia. Sepa News is the medium arm. Right. तो बेसिकली आपको IRGC के बारे में ये पढ़ना है कि ईरान में आर्मी की ब्रांच है जिसको आयतुल्लाह खुमैनी ने फाउंड करा था ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। तो ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं? दिस इज एन इम्पोर्टेंट बिट ऑफ हिस्ट्री दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट, एंड हु इज आयतुल्लाह खुमैनी दैट यू शुड नो अबाउट। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस। आप मुझे सब बता दो इसके बारे में, कुछ भी बता दो। ईरान की कैपिटल बता दो मुझे, क्या पता है आपको? एंड ईरान की कैपिटल याद करना आसान है क्योंकि ईरान की कैपिटल और ईरान का नाम हाँ राइम करता है। सो ईरान की कैपिटल तेहरान है। तो राइट, गौतम इज करेक्ट, ईरान कैपिटल इज तेहरान। अब व्हाट डू यू नो अबाउट 1979 Iranian revolution? समथिंग गाइस, कुछ पता होगा आपको? नो सर। आपको ये बताओ, ईरान पहले एक मोनार्की थी पहलवी डायनासिटी के अंदर, और ईरान के रूलर को कहते थे शाह ऑफ ईरान। एंड जो ईरानियन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था अगेंस्ट द शाह ऑफ ईरान, जिसमें शाह ऑफ ईरान को ओवरथ्रो करके ईरान में एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी गई थी। तो इवेंचुअली जब ये रेवोल्यूशन हुआ, शाह ऑफ ईरान ईरान से भाग गए, और फिर ईरान का बेसिकली व्हाट यू हिंदी में जो आप हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तख्ता पलट हुआ। एंड ईरान में फिर एक नई टाइप की थियोक्रेसी इस्टेब्लिश करी गई जिसको हेड करते हैं आयतुल्लाह खोमेनी। कुछ आपको इसके बारे में और याद आ रहा है? ये सब सुन के कुछ भी नहीं सुना आप लोगों ने? कुछ सुनाओ। हाँ, तो चलो अब ये याद कर लो कि 1979 में ईरान के जो रूलर थे पहलवी डायनेस्टी के शाह ऑफ ईरान, सो द रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द रूलर। रूलर वाज लाइक protested against, ruler fled Iran. Then a new system was established in which the head was known as the Ayatollah. Ayatollah is the religious head in Iran. Current Ayatollah is Ayatollah Ruhollah Khomeini. और ये ईरान की हिस्ट्री है, ईरान की कैपिटल तेहरान है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपके डॉक में ये भी लिखा है कि ईरान की लोकेशन। सो ईरान इज लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी इन वेस्ट एशिया। द गल्फ इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन। तो अगर आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ईरान इज लोकेटेड इन वेस्ट एशिया, और इसके पास दो गल्फ्स हैं, एक गल्फ ऑफ ओमान है एंड एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ईरान में आपने एक और सुना हो, वो इंडिया ने अगर कुछ पोर्ट खोला है।
ये तो सुना होगा आपने, ईरान में इंडिया ने एक सी पोर्ट इस्टेब्लिश करने में हेल्प करी। तो आपने इसका नाम सुना है? नहीं, अनुराग फरजाद नहीं, चाबहार पोर्ट का नाम सुना है किसी ने? यस सर। हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, चाबहार पोर्ट। आप तो ईरान का इंडिया के साथ काफ़ी शुरुआत से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहा है। एंड रीज़न फॉर दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि ईरान बाउंड्रीज पाकिस्तान, एंड सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान सी ईच अदर एज हॉस्टाइल नेबर्स, तो फिर एनिमी इज माई फ्रेंड भी एक, मतलब इट्स अ वेरी फेमस strategy in international politics. So India and Iran have otherwise also been very good friends in international politics, but this is also one reason why they are important like important partners. Now, जो पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया था चाइना की हेल्प से, विच इज नोन एज ग्वादर पोर्ट, अगर आपने सुना हो तो। ये कराची के पास एक पोर्ट है। हाँ, गैस वो ग्वादर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, इंडिया ईरान या फिर पाकिस्तान चाइना? बट आप ये देखें तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा था, इंडिया और चाइना के, वो पाकिस्तान और चाइना ने बना रहे थे मिलके, विच वाज अंडर द CEPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो टू काउंटर दैट, बिकॉज अगर ग्वादर पोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है तो फिर जितना भी अरेबियन सी और ये सब जो सऊदी अरेबिया के जो भी वाटर्स हैं, इसमें जो भी ट्रेड होगा ग्वादर पोर्ट विल डोमिनेट दैट। सो टू काउंटर दैट इफेक्ट, इंडिया ऑल्सो हेल्प कंस्ट्रक्ट अ पोर्ट इन ईरान विच वॉज नोन एज द चाबहार पोर्ट। तो इस वजह से आपको ये सारे पोर्ट के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि चाबहार पोर्ट ईरान एंड ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट इंडियन ईरान बना रहा है, ग्वादर पोर्ट चाइना एंड पाकिस्तान बना रहा है। चाइना एंड पाकिस्तान किसके अंडर बना रहे हैं? CPEC। CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो 5 मिनट और करते हैं, फिर 5:30 बजे क्लास रैप अप करते हैं। तो France approved the anti-radicalism bill. So the lower house of the French parliament has approved the anti-radicalism bill in a bid to fight the Islamic radicalism. Anti-radicalism bill जो है कि the background is that the bill was passed in the backdrop of fighting extremism in the country. Fight against extremism gained momentum after a teacher was beheaded in October 2020. बिल क्या कहता है कि बिल गिव्स measures with the aim of rooting out Islamic radicalism, part of the broader French efforts initiated with the aim of fighting extremism, strong actions against polygamy and forced marriage, and strengthen government oversight of religious schools. So basically, France is calling this an anti-radicalism bill, and it is putting curbs on religious practices of a particular religion. Now, obviously, people who follow that religion are reacting against it because they think that the bill is biased, and basically activities of some people are being projected as being activities of the whole community. तो इस वजह से this is the counter argument against the bill. फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है कि it is important to uphold French values and therefore उन्होंने इसके लिए बिल निकाला है। तो obviously there is a argument and then there is a counter argument. तो आपको बस ये important है आपके लिए कि which is the country which has approved an anti-radicalism bill. आपको ये करना, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके डॉक में गिवन है विच इज फ्रेंच पार्लियामेंट। तो फ्रेंच पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स का तो आपको डिफरेंस पता होगा, कोई चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। बाई कैमरल और यूनिकैमरल
नहीं पता तो गैस करो, लेजिस्लेचर बाय और यूनी में क्या फर्क होगा? स्मार्ट गेस करने के लिए बोलता हूँ गाइस हमेशा, हाँ बाय का मतलब टू होता है, यूनी का मतलब वन होता है। सो अनुराग इज सेइंग bicameral has two houses and unicameral has one. Correct. Right. Right. So don't be hesitant of giving answers. क्लास में गलत हो सकते हो, वहाँ नहीं, पेपर में नहीं होना. And all of this can only happen if you like take part in the discussions. So right, both of you are correct कि by has two houses, uni has one. तो इंडिया में if you see some states के जो legislatures होते हैं वो bicameral होते हैं and कुछ states के unicameral होते हैं. जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी का जो legislature है तो वहाँ पे वो bicameral है, बट वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है. बट इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बायकैमरल है क्योंकि उसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है. तो इस वजह से इंडिया का पार्लियामेंट इज बायकैमरल, बट इन इंडिया सम स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स एंड सम स्टेट्स हैव बायकैमरल लेजिस्लेचर्स. तो आप ये भी मतलब नोट कर सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में बायकैमरल होती हैं और कौन कौन सी स्टेट में यूनिकैमरल होती हैं. एंड यूजुअली स्टेट्स विद लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज एरियाज हैव बायकैमरल लेजिस्लेचर्स. तो इस वजह से यूपी इज अ वेरी लाइक टॉप ऑफ द हैट एग्जांपल कि यूपी का तो बायकैमरल है ही है, बट वेस्ट बंगाल इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. राइट. हाँ, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, तो फ्रेंच पार्लियामेंट इज बायकैमरल. इट comprises the Senate and the National Assembly. Both of these assembly conducts legislative sessions at different locations in Paris, and Senate holds the session at the Palais du Luxembourg, while National Assembly holds the session at Palais Bourbon. Both houses have their own regulations and rules of procedure. हाँ, तो क्योंकि डिफरेंट हाउसेज हैं तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग फॉलो होंगे. इंडिया में भी लोकसभा और राज्यसभा के कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं. जैसे कि लोकसभा को जो हेड करते हैं उन्हें हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. वेयर एज जो राज्यसभा को हेड करते हैं उन्हें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं. एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्ट होते हैं. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. चलो, वी हैव अ मिनट, लेट्स डिस्कस दिस आल्सो कि Ngozi Okonjo-Iweala, first woman to lead World Trade Organization. So the Nigerian economist Ngozi Okonjo-Iweala has been appointed as the head of the World Trade Organization, and she becomes the first woman to take this position. She also becomes the first African to hold this charge among rising protectionism. So she is an African woman. The country that she belongs to is Nigeria, and she is the first woman to take charge of the World Trade Organization. तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अलग अलग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड होते हैं उनको अलग अलग मतलब जो उनका डेजिग्नेशन होती है वो अलग होती है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं. एंड डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ओकोंजो इवेआला, गोजी ओकोंजो इवेआला. तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमन टू टेक चार्ज ऑफ दिस पोजीशन. उनका जो अपॉइंटमेंट था वो किसने अप्रूव करा था? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने. तो इनका अपॉइंटमेंट यूएस प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो डायरेक्टर जनरल होते हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन. और उन्होंने अप्रूव करा था मार्च 2021 में इन्होंने ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली. ये पहले क्यों नहीं बन पा रही थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनका जो अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक करा हुआ था. तो हर कैंडिडेसी वाज ब्लॉक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप. लेटर व्हेन प्रेसिडेंट्स चेंज, बाइडेन took up the presidency, then he approved her candidacy and she became the first woman to take up this position. Now, your document states that US had also blocked the appointment of new judges to the WTO's appellate body. Why did it do so? It had blocked the appointment by arguing that the World Trade Organization is slow-moving and bureaucratic. Government also highlighted that it is ill-equipped to handle the problems posed by the state-dominated economy of China. तो बीच में अगर आपने लाइक इफ यू फॉलो द न्यूज, वैसे तो इलीगल न्यूज है तो इट डिडंट कम इन लाइक रेगुलर एवरीडे न्यूज. बट हुआ क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक वर्ल्ड बॉडी है
और इस पे जो एपेलेट जजेस थे, मतलब इसका जो एपेलेट अथॉरिटी है, वो अपॉइंट करने, यूएस अपॉइंट नहीं होने दे रहा था। तो यूएस ने कहा था कि इसको अपॉइंट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत स्लो हो गई है, सो इट इज नॉट एबल टू अचीव द पर्पस जिसके लिए ये बनी थी। और इसमें इतने प्रोसीजर्स हो गए हैं कि अब ये, इसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत आ गई है और इसका काम एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। एंड एनीवे दे से कि जो ये बॉडी है वो चाइना में हो रहे स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी को नहीं काउंटर कर पा रही है। So this was US arguments because of which it blocked the appointment of judges in the World Trade Organization's appellate body. तो ये आप पढ़ सकते हैं कि यूएस ने बीच में अभी क्या करा था डब्ल्यूटीओ के साथ। एक आपने पता कर लिया कि कौन डायरेक्टर जनरल बनी है, गोंजो इवेआला, जो नाइजीरिया से हैं, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये अब आपका आ गया स्टैटिक इंफॉर्मेशन। तो इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डील्स विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। ये आप नाम से भी बता सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड। 1995 में ये बनी थी अंडर द माराकेश अग्रीमेंट। माराकेश अग्रीमेंट क्या था? ये एक अग्रीमेंट था जो 123 नेशंस ने साइन करा था और जिसने रिप्लेस करा था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जीएटीटी। The agreement is supplemented by agreements on issues like sanitary and phytosanitary measures, trade in services, intellectual property rights, etc. तो ये थोड़ा आपको हैवी लग सकता है, बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे रिप्लेस करा था? जीएटीटी को। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जीएटीटी? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये जनरल अग्रीमेंट को रिप्लेस करके आया था माराकेश अग्रीमेंट। माराकेश अग्रीमेंट के अंडर बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 में। और अब इसे हेड करेंगी गोजी ओकोंजो इवेआला। तब अब दो कंट्रीज के भी नाम आए हैं इसमें डिस्कशन में। एक तो है नाइजीरिया, जिसमें जो नई डायरेक्टर जनरल है जिससे बिलोंग करती हैं। तो आप मुझे नाइजीरिया की कैपिटल बताओ। और एक आया माराकेश, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो माराकेश जो सिटी है वो कौन सी कंट्री में बिलोंग करती है? आप मुझे ये भी बताओ, दोनों चीजें। राइट आयशा, तो नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। एंड अनुराग इज ऑल्सो करेक्ट एंड राइट, मिलन इज करेक्ट। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है एंड मोरक्को है वो कंट्री जहाँ पे माराकेश है। तो माराकेश मोरक्को एंड नाइजीरिया अबूजा। तो ये सब चीज़ें आप साथ साथ याद करते रहें। जीएटीटी को रिप्लेस करा था, अग्रीमेंट आया माराकेश में और डब्ल्यूटीओ फॉर्म हो गया। ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो माराकेश अग्रीमेंट के अंडर डब्ल्यूटीओ बना, फिर इट ऑल्सो डील्स विद सप्लीमेंट्री इशूज लाइक sanitary and phytosanitary measures, trade in services and intellectual property rights. ये सब भी याद कर लें क्योंकि ये सब जो अलाइंड वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। एंड इवेंचुअली और अग्रीमेंट्स भी साइन होते गए, बट द वन अग्रीमेंट दैट वी कैन basically the father agreement under which all these like various subsequent agreements were signed relating to these issues was the Marrakesh agreement, जिसके थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रैप करते हैं, आज की क्लास रैप अप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दे, या कोई डिस्कशन उनका रह गया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें याद आ रही है जो वो चाहते हैं हम डिस्कस करें। इफ नॉट देन यू गाइस कैन now leave the room and we shall conclude the class. Cool then, thank you guys, thank you so much। अगर कोई आपको डाउट फिर भी हो तो फिर